तो आइए बायो सेवर्ट के लॉ की पहली एप्लीकेशन कर लेते हैं, यानी कि हम जो बायो सेवर्ट का नियम है उसके अनुप्रयोग करने वाले हैं। और पहली एप्लीकेशन हमने ली है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट सेंटर। मैंने शॉर्ट में उसे लिख दिया है, वृत्तीय लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अच्छे तरीके से टॉपिक को समझिए। वृत्तीय लूप, तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ये वृत्त बन चुका है। वृत्तीय लूप यानी हमने एक वृत्त बना लिया है। वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? जब उस वृत्तीय लूप में कोई करंट फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पर करंट फ्लो कर रहा है I, तो पूरे वृत्तीय लूप में यही करंट फ्लो करने वाला है जिसका मान I होगा। इसे मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं, आपको इसे अच्छे तरीके से समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए। अब हमने सबसे पहले क्या किया था? वृत्तीय लूप क्या होता है? वृत्तीय लूप एक डोरी ही है, लेकिन वो किस में है? एक वृत्त के आकार में है। तो हमारे लिए तो वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर ही है जिसमें धारा बह रही है। तो सबसे पहले हमने काम किया था कि हम उस पर एक अति सूक्ष्म दूरी मान लेते हैं। तो यहां भी हम यही करने वाले हैं। यहां पर मैंने इस पोर्शन में एक छोटी सी दूरी ले ली है और इसे मैं नाम दे रहा हूं dl। देखिए दूसरा स्टेप हमारा हो गया। अब हमें कहां चुंबकीय क्षेत्र याद करना है? उसके सेंटर पर। तो सबसे पहले सेंटर डिसाइड कर लेते हैं, मान ले O है और यहां से लेकर हमें सेंटर तक की दूरी चाहिए। तो मान लीजिए जो ये सर्कुलर पाथ है इसकी जो त्रिज्या है वह r है। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। आप इसकी एप्लीकेशन इस तरीके से करने वाले, करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसकी अति सूक्ष्म दूरी से r दूरी पर एक बिंदु P था और वहां पर आपने क्या फाइंड किया था? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था और इसके साथ वो थीटा कोण बनाता था। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। यहां वही सिचुएशन है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। जो मान है उसे हमने dl ले लिया है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें मिल चुकी है, यानी कि यहां पर जो P बिंदु है वो O बिंदु है। जो दूरी है यहां r थी, यहां भी r ही है। अब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या क्या हम जानते हैं? सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि ये जो थीटा कोण है उसका मान यहां पर क्या है। तो जो हमने सूक्ष्म दूरी ली है उसे हम वहां पर स्पर्शी मान सकते हैं, एक बिंदु मान सकते हैं। तो कोई भी बिंदु या कोई स्पर्शी उस त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाती है? तो क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, जो स्पर्शी होती है वह हमेशा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां पर जो सिचुएशन थी वो भी हमें प्राप्त हो चुकी है, कोण हमें मिल चुका है 90 डिग्री का। अब हम सीधे अनुप्रयोग करने वाले हैं, करनी है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ। क्या कहता नियम? कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये नियम कहता है क्योंकि हम यहां पर एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे कंडीशन क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे ही रहने दीजिए, I का मान I रहने दीजिए, dl हमने अभी भी dl लिया है, साइन 90, यहां पर जो एंगल है 90 डिग्री का है और जो r है वो भी r स्क्वायर है। उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I dl अपॉन r स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब सबसे बड़ी सिचुएशन है, यहां पर हमें पूरे सर्कुलर लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है उसके केंद्र पर। तो हम क्या करेंगे? जो पूरा लूप है उसकी लंबाई यहां पर लिखने वाले हैं। तो b का जो मान होगा, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। यहां देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, I फिक्स होगा, R भी फिक्स होगा क्योंकि करंट का मान नियत होगा पूरे सर्किट में। और जो R है तो सर्कुलर पाथ की त्रिज्या भी नियत होगी। कौन चीज बदल रही है? dl बदल रही है। आपको यह भी ध्यान रखना है, dl अगर मैं यहां से यहां तक लेता हूं तो dl है। अब मैं यहां से लेकर यहां तक लेता हूं तो कुछ और मान होगा।
मैं यहां से लेकर यहां तक लेता हूं तो कुछ और मान होगा, मैं यहां तक लेता हूं तो कुछ और पूरे को लेता हूं तो कितना मान होगा। तो आप जानते हैं कि सर्कुलर पाथ जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी परिधि, और जो परिधि होती है वह 2πr होती है। याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। तो यहां पर देखिए हम जो समाकलन करेंगे वो केवल dl का करेंगे, और dl का जो यानी कि समाकलन ऑफ dl इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2πr। उसका अर्थ ही मैंने आपको कहा पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई कितनी हो रही है 2πr। तो इस मान को आप यहां पर रख दीजिए। तो b इज इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा म्यू नॉट अपॉन 4πi/r² इंटू 2πr। तो देखिए b इज इक्वल्स टू, आप चाहें तो इस फॉर्मूले को इसी फॉर्म में रखें और चाहे तो एक स्टेप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहां पर 2π से 2π कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आएगा, i अपॉन एक r से एक r कट जाएगा और ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो देखिए कितनी जल्दी हमने एप्लीकेशन कर ली है। किसी सर्कुलर लूप के केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान होता है b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2i अपॉन r, और आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π/2πi अपॉन r। केवल एक r जो है उसे कैंसिल कर दीजिए और बाकी फॉर्मूले को इसी तरीके से रहने दीजिए। इसका फायदा आपको यह मिलता है जो म्यू नॉट अपॉन 4π है इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में इससे आसानी रहती है। तो पहली एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई है। अब हम दूसरी जो एप्लीकेशन करने वाले हैं वह बहुत ही जबरदस्त है, उसे समझ गए आप तो समझिए सारा काम आपका हो चुका है। मैंने इससे संबंधित जो फिगर है उसका थोड़ा सा भाग पहले बना लिया है, क्योंकि यहां पर यदि साथ साथ मैं फिगर भी बनाऊं तो जो वीडियो की लेंथ है वह बढ़ जाती है और अच्छे तरीके से आपको समझाया भी नहीं जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन देखिए कि आपके पास क्या दी हुई है। आपके पास सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप को हमने इस तरीके से रखा हुआ है। दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये होता है, यहां देखिए इस तरीके से रखा, एक तरीका ये होता है। तो जो ये सर्कुलर लूप है वो इस तरीके से रखी गई है, आप देखिए इस तरीके से। उसके बाद इस सर्कुलर लूप का जो केंद्र होगा वहां से इसका एक्सिस निकल रहा है, ये देखिए, और इस एक्सिस पर कोई बिंदु P है जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये सर्कुलर लूप है जो कि इस तरीके से रखी गई है, और इस सर्कुलर लूप से ये इसका एक्सिस है, एक्सिस इस तरीके से दिखाया है, OX यहां आप लिख दीजिए। इस पर कोई बिंदु P है, यहां मैंने P लिखा हुआ है। इस P बिंदु पर हमें इस सर्कुलर लूप में जो धारा बह रही है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी कि ये लूप है, इस लूप का ये एक्सिस है, और यहां हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब सिचुएशन चेंज है, पहले क्या थी, इसी के अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, अब हमें बाहर ज्ञात करना है। अब इस टॉपिक में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वह छात्रों को समझने में आती है कि जो सर्कुलर लूप है वो किस तरीके से रखा गया है। तो सर्कुलर लूप अगर इस तरीके से रखा गया है तो उसका एक्सिस इस तरीके से होगा। जो मैंने कंडीशन ली है उसमें मैंने सर्कुलर लूप को इस तरीके से रखा है तो एक्सिस यहां होगा, तो आप फिगर में देख सकते हैं। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो प्रक्रिया आप अभी तक पिछले दो टॉपिक में देख रहे थे वही प्रक्रिया आपको यहां भी ध्यान रखनी है। चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी, आपको नहीं बदलनी है, आपको हमेशा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके साथ चलना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो सर्कुलर लूप था उसमें धारा ली थी, तो यहां मैंने I धारा ले ली है जो कि पूरे सर्कुलर लूप में फ्लो कर रही है। दूसरा स्टेप क्या था, उस सर्कुलर लूप पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया था लेंथ का, यानी कि जो लंबाई थी उसका एक छोटा सा भाग लिया था। तो यहां पर ये भाग लिया है जिसको मैंने नाम दिया है AB, और जो AB की लंबाई है वह DL है। और ठीक जहां पर ये जो लाइन है यानी कि जहां से मैंने P बिंदु को जोड़ा है
वो इसे सी बिंदु पर कट कर रही है। इस सिचुएशन को भी समझ लेते हैं। ये सर्कुलर लूप है और इस तरीके से, यहां देखिए आप, इस तरीके से है, यानी कि जो सीपी लाइन है ये सी बिंदु है, यहां पर ठीक सी बिंदु है और इस तरीके से ये आगे की तरफ गया हुआ है और यहां आपका पी बिंदु होगा। तो देखिए ये पी बिंदु है और ये सी बिंदु है। यहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, किसके कारण? डीएल के कारण, यानी वो जो छोटी सी लंबाई है उसके कारण। उसमें कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। अब सबसे पहले जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां ठीक था, वहां पर 90 डिग्री हमें समझ में आ रहा था। यहां भी आप देखें, जो ये सीपी है वो एबी के साथ, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, जो सीपी है वह एबी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये भी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मैंने यहां पर एक तरीका निकाला हुआ है। आप यहां देखिए, इस तरीके का मैंने बनाया हुआ है। जो ये टिप होगी यहां पर, ये है सी और जो ये लाइन है ये ए बी है। अब आप कहेंगे ये तो इतनी बड़ी है, नहीं, हमने जो डीएल लिया है वह बहुत ही सूक्ष्म लिया है। हम कहते हैं डीएल टेंड्स टू 0, जिसका अर्थ होता है कि जो डीएल लंबाई है वह बहुत छोटी है। जब हम छोटी लंबाई लेंगे तो ए बी क्या होगा? एक कर्व जैसा होगा या सीधा होगा? तो जब बहुत छोटा लेंगे, माना हमने केवल इतना लिया है, ये वाला हिस्सा आप ध्यान दीजिए, तो ये हिस्सा तो सीधा ही होगा, तो ये बिल्कुल सीधा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये जो लाइन है ये सीपी वाली लाइन है। मान लीजिए इस साइड ए है, इस साइड बी है, तो आप देखिए यहां से लेकर यहां का जो कोण है वो क्या है? 90 डिग्री है। ये वाला जो कोण है वो क्या है? वो भी 90 डिग्री है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो सीपी लाइन है उसका मैं इस तरीके से फिगर बना रहा हूं, यहां P है, यहां C है, एक तरफ B है, एक तरफ A है, तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो जाती है। दूसरी जो समस्या आती है वो इसको समझने में आती है कि ये जो लाइन है, यानी कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण होगा? तो यहां पर जो हम त्रिज्या के साथ भी कोण लेते हैं वह कितने डिग्री का लेंगे? 90 डिग्री? नहीं, जो 90 डिग्री का कोण होगा वो हम यहां ले रहे हैं। ऊपर कितना कोण है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हालांकि उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां हमने थीटा कोण लिया हुआ है और जो अक्ष है और जो त्रिज्या है वो एक दूसरे पर कितने डिग्री के कोण पर है? 90 डिग्री के कोण पर है। तो ये दो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, उसके बाद ये टॉपिक बड़ा इजी हो जाता है। अब हमें क्या ध्यान रखना है? बायो सेवर्ट का नियम कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर जो मान होगा dB वो कितना होगा? वो होगा μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। ये आपको बार बार ध्यान रखना है। तो मान लीजिए जो P बिंदु है, इस P बिंदु पर इस DL दूरी के कारण, ये जो DL दूरी है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह dB है। अब dB है तो उसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फिर से जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यह सिचुएशन हमारे पास है, तो यहां आप सबसे पहले जो मैंने आपको इसके द्वारा समझाने की कोशिश की थी, ये B है, ये A है और ये जो लाइन है यहां पर P बिंदु है, यहां पर C बिंदु है। ध्यान दीजिए, ये AB लाइन है, यहां C बिंदु है और यहां पर P बिंदु है। और P बिंदु पर हमने ऐसी कंडीशन बना दी है, ये देखिए इस तरीके की कंडीशन है। इस तरीके से आप देखिए ये कंडीशन है। ये जो एक्सिस है इसे हमने Z एक्सिस ले लिया है। यहां देखिए Z है और यहां Z डैश है। इस एक्सिस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो क्या होगा? तो यहां आप देखिए जो ये ए बी वाला है, मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूं क्योंकि हमारी जो धारा बह रही है वह ए बी में बह रही है, ए से लेकर बी की तरफ बह रही है। तो मैंने ये करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। अब यहां देखिए मैंने इसको अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ लिया है और ये ग्रैप्स कर लिया है। नियम क्या बताया था? जो उंगलियां हैं वो किसको दिखाएंगी? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी दिशा दिखाएगी।
और उन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो स्पर्शी की डायरेक्शन में होगी, यानी कि जो स्पर्शी होगी उसकी डायरेक्शन में होगी। तो ये सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो रही है और इस सिचुएशन में आप देखिए कि जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो मान लीजिए यहां पर स्पर्शी की डायरेक्शन ये आ जाती है, तो उस स्पर्शी की डायरेक्शन को हमने इस तरीके से दिखाया है dB। अब उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो स्पर्शी है उस स्पर्शी की जो डायरेक्शन है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे हमने P बिंदु पर इस तरीके से दिखाया है। मैग्नेटिक फील्ड यहां है, उसका प्रभाव हम यहां पर देख रहे हैं और वह इस दिशा में है। अब वह कितना कोण बनाएगी वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो अक्ष है वह जेड अक्ष के साथ यहां से लेकर यहां 90 डिग्री का कोण होगा। फिर देखिए ये लाइन और ये लाइन ये भी 90 डिग्री के कोण पे होंगी। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो सीपी लाइन है वो AB के साथ, सीपी लाइन AB के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो जो स्पर्शी होगी उसके साथ भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण। स्पर्शी और AB तो एक ही है ना, क्योंकि हमने बहुत सूक्ष्म लिया हुआ है। अच्छे से समझिए, स्पर्शी और AB तो एक ही है, तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो गया। यही यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है। अब यहां देखिए जो dB है उसका जो मान है वो थीटा कोण बनाता है जेड एक्सिस के साथ। तो यहां पर हम dB के फैक्टर कर देंगे, तो dB के दो मान आएंगे। जो ये वाली डायरेक्शन में आएगा उसे हम कहेंगे dV cos थीटा, और जो इस डायरेक्शन में आएगा उसे हम कहेंगे dV sin थीटा। यहां भी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ बच्चों को लगता है कि साइन थीटा हमेशा यहां आता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको हमेशा ध्यान यह रखना होता है कि जो कोण है उसकी आसन भुजा कौन सी है। तो यहां कोण की जो आसन भुजा है वह ZP है। यहां पर देखिए ये जो P बिंदु है थोड़ा सा दूर लिखा गया है, ये P बिंदु है। तो जो ZP है वो आसन भुजा है, तो वहां आपका क्या आएगा? आधार आएगा, यानी कि cos थीटा आएगा। तो ये आया dB cos थीटा और ये आया dB sin थीटा। अब देख लीजिए जो dB का मान है, dB का मान मैंने किस तरीके से लिखा है? dB इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो dB आपको पता है, सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग थी ये वाली, जहां हमने dB sin थीटा और dB cos थीटा दो फैक्टर कर लिए हैं। अब आप एक और चीज पे ध्यान दीजिए, जो सर्कुलर लूप होगा उस सर्कुलर लूप में जो AB है ठीक इसका एक अपोजिट पार्ट यहां होगा। ध्यान दीजिए, जब हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो उसमें प्रत्येक जो खंड हम लेंगे, यानी कि जो छोटी सी लंबाई हमने ली है उसका एक अपोजिट भाग भी होगा। तो वो अपोजिट भाग यहां होगा। फटाफट सीख लेते हैं। अपोजिट भाग के कारण यहां पर इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा, उसके भी हम फैक्टर करेंगे। तो एक फैक्टर यहां आएगा जो आएगा dV cos थीटा, और एक फैक्टर यहां आएगा इसी डायरेक्शन में, वो आएगा dV sin थीटा। अब देखिए जो धारा है वह I है, यानी कि धारा का मान नियत है, और इस मान को भी हम dl ही लेते हैं, यानी हम ठीक उतना ही लेते हैं। तो इसका जो इफेक्ट होगा, यानी कि जो नीचे की तरफ हमने भाग लिया है वो भी dB ही होगा, क्योंकि बराबर करंट है और बराबर भाग है, तो दोनों के कारण जो इफेक्ट होगा वो बराबर होगा। तो dB cos थीटा नीचे की तरफ आएगा और dV sin थीटा उसी डायरेक्शन में आएगा जहां की ऊपर वाले के कारण आया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जब हम अनंत टुकड़े कर देंगे इस सर्कुलर लूप के, तो प्रत्येक का एक अपोजिट भाग होगा, और उस अपोजिट भाग के कारण आप एक और चीज यहां पे देख रहे हैं कि जो dB cos थीटा वाला फैक्टर है, dB cos थीटा वाला घटक है, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रहे हैं। तो अपोजिट आने का अर्थ ये हुआ कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और ये देखिए ये कहीं नहीं जा रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये वाला भाग, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाला भाग है, dB cos थीटा वाला भाग है, वो सभी भाग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास जो भाग बचेगा वो बचेंगे सबके dV sin थीटा। कितने भाग होंगे? अनंत भाग होंगे, dV sin थीटा, dV sin थीटा, dV sin थीटा। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम यहां पर जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि जो dV sin थीटा है उसका हम क्या करेंगे?
समाकलन कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रोग्रामिंग है वह हो चुकी है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस P बिंदु पर, वह समाकलन dv sin थीटा होगा। अब dv आपको पता है, dv sin थीटा की वैल्यू आप रखिए और उसको सॉल्व कीजिए, वही मैग्नेटिक फील्ड का मान भी होगा। तो फटाफट इसका मान हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, यहां पर मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा उसका मान होगा dv sin थीटा। ध्यान से देखिए, यहां पर जो dv का मान है वह था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन, यहां भी एक साइन आया है, थोड़ा सा ध्यान दे। ये जो साइन थीटा है यह तो हमने घटक किए हैं उसका साइन थीटा है, यहां भी साइन आता है, तो वो साइन की जो वैल्यू होगी, जो कोण का मान होगा वो 90 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया था कि जो AB लाइन है वह CP के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण। तो जो ये फॉर्मूले में आता है, यहां पर देखिए फिर से एक बार बताना चाहता हूं, dv इक्वल होता है IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये जो वैल्यू है, यहां पर जो थीटा है उसका मान 90 डिग्री हमें प्राप्त हो रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो 90 डिग्री और अपॉन r स्क्वायर आ गया, यहां तक कोई चेंज नहीं है, और पीछे से यहां पर साइन थीटा भी आएगा। उसके बाद देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर और साइन थीटा। फिर से देखिए समाकलन के अंदर कौन सी चीज रहने वाली है और कौन सी बाहर आने वाली है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई अपॉन r स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं है, यहां पर साइन थीटा का भी कोई लेना देना नहीं है, केवल dl का जो मान है वह चेंज हो रहा है। हमने छोटा सा भाग dl लिया है और उसके बाद हम उसकी पूरी लंबाई लेने वाले हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर। अब यहां से साइन थीटा का मान आप ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा, यहां देखिए मैंने 90 डिग्री बताया था, थीटा है, ये सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब अपॉन कर्ण होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो प्राप्त होगी a अपॉन r। ये a है और ये r है, फिलहाल मैंने यहां पर इसे r ही रहने दिया, और उसके बाद फिर से समाकलन dl। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर, a का वैल्यू यही रहेगा, r का मान क्या होगा, जो कर्ण है, कर्ण हो जाएगा a स्क्वायर, और मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो x दूरी है। ये हमने पहले ही कंसिडर कर लेनी थी, लेकिन नहीं की है तो कोई नहीं, आप इसको कर सकते हैं। तो ये दूरी x है, तो यहां पर r का मान हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर, और फिर आपके पास वैल्यू है समाकलन dl। फिर आपके पास वैल्यू है कि जो dl है उसका पूरा समाकलन कितना होगा, तो आपको पता है उसका मान होगा 2 पाई a। यहां पर ध्यान दीजिए r नहीं आएगा क्योंकि जो त्रिज्या है इस टाइम पर मैंने a ली हुई है। तो कितने आसानी के साथ हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब देखिए b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ध्यान दीजिए जो r स्क्वायर होगा उसका मान क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर। फिर देखिए यहां पर जो वैल्यू है, इसे भी मिटा देता हूं, यहां पर वैल्यू है a अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर, इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, इनटू यहां पर है 2 पाई a। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान से देखिए इसका मल्टीपल यहां कर रहा हूं, तो 2 पाई a स्क्वायर आई, a स्क्वायर हो गया अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो पावर हो जाएगी 3/2, 1/2 पावर्स ऐड होती है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है। तो कितनी आसानी के साथ हमने इसका फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है, जो कि छात्रों के लिए काफी टफ बना होता है। आपको उन 2 पॉइंट पे बात करनी, एक ये वाला जो मैंने आपको समझाया इसे अच्छे से समझना है, दूसरा जो dv हमने इस डायरेक्शन में लिया है वो इंपॉर्टेंट है, और जो तीसरी बात है कि इसके फैक्टर करने हैं,
एक फैक्टर आएगा x डायरेक्शन में, एक फैक्टर आएगा z डायरेक्शन में। फिर उसके बाद एक सिचुएशन सोचनी है कि सर्कुलर लूप के प्रत्येक भाग का एक अपोजिट भाग होगा, तो उसके कारण जो नीचे की तरफ होगा तो वहां पर एक और भाग आएगा जिसे हम dv cos थीटा कहेंगे, और dv sin थीटा उसी डायरेक्शन में आएगा। तो जो dv cos थीटा है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास कितने dv sin थीटा बचेंगे? अनंत बचेंगे। तो उनका मान निकालने के लिए हम समाकलन करते हैं और उसके आगे की प्रक्रिया ये सारी की सारी मैंने आपको समझाई। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो चुका है। अब एक चीज यहां पे मैं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो फॉर्मूला मैंने अभी प्राप्त किया है उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाए। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले हमने किसी सर्कुलर लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था, क्या यह फॉर्मूला भी हमें वो वैल्यू दे सकता है? अगर सही होगा तो इसे देना चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी? यदि हम सेंटर की बात करें तो एट सेंटर ऑफ लूप, शॉर्ट में मैंने लिखा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। जो ये x की वैल्यू थी यहां से लेकर यहां जो p बिंदु लिया था, x मान लिया था, तो x का मान 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना ले लिया मैंने? यहां पर 0 ले लिया। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन v इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर i अपॉन, ध्यान दें a स्क्वायर x की वैल्यू 0 हो गई तो इसे छोड़ देते हैं, 3 अपॉन 2, तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, और देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर i अपॉन a क्यूब, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i अपॉन a, ये b का मान बचता है। और बिल्कुल यही हमने थोड़ा देर पहले प्रूव किया था कि किसी सर्कुलर लूप के केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मान है वह b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i अपॉन a होता है। तो अच्छे तरीके से जो बायो-सैवर्ट का लॉ था उसे भी हमने समझ लिया है और उसके जो अनुप्रयोग हैं उन्हें भी समझ लिया है। तो उम्मीद है अगर आप अच्छे तरीके से इनको देखते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत आसानी के साथ ये सारे टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं वो करने आ जाएंगे। उसके पश्चात जो आंकिक प्रश्न होंगे वो भी आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, खासकर उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।